हम सब लोगों की भीड़ का एक आम चेहरा है। हम सब की पहचान अलग है, पर संघर्ष, तनाव, सुख दुख के किस्से हम सब के मेल खाते हैं। कहीं ना कहीं हम सभी अधूरे हैं, पर अपनी कमियों से लड़ने के लिए अपनी कमियों को स्वीकार करना भी जरूरी है। क्योंकि दुनिया और दुनियादारी की उधेड़ बुन में हम अक्सर अपने आप से अपना सही परिचय देने में चूक जाते हैं। आज का केस हमारा परिचय एक महिला मीना शर्मा से करवाता है, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन उसकी आप बीती एक ऐसे संघर्ष से जूझ रही है जिसमें अपराध की फिजा मंडराई तो उसकी शारीरिक कमी भी अपराध के आड़े नहीं आई। तो ठीक है ना? हाँ? पिंकी, पिंकी हाथ पकड़ कर चलो, हमारा गाड़ी है यहाँ पर। तुम अपनी बैसाखी संभालो, हमें संभालना तुम्हारे बस में नहीं है। बस में तो बहुत कुछ है हमारी, लेकिन तुम्हारी दादी ना हमें कुछ कहने नहीं देती। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए जो मुझे लंगड़ी माँ मिली। पिंकी, और बेटा उठ तो लगी नहीं ना? लगी तो नहीं बेटा? हैं? बस। हमने आपसे कितनी बार कहा है कि ड्राइविंग मत किया कीजिए। दुनिया का हर शौक हर कोई पूरा नहीं कर सकता। पिंकी को कुछ हो जाता तो आज? ऐसे कैसे हो जाता? ऐसे कैसे होने देते? पापा ने तो बिल्कुल टाइम पे ब्रेक मारा है ना बेटा। मम्मी को समझाओ कि पापा को भले ही कम दिखता हो, पर पापा परफेक्ट ड्राइवर हैं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, हर काम परफेक्ट करते हो। और तू बार बार ये क्यों भूल रही है? हमारा बेटा 15% देख सकता है। तो माँ जी, हमारा भी सिर्फ एक ही पैर काम करता है। इसका मतलब हम मैराथन दौड़ सकते हैं? बिल्कुल दौड़ सकते हो, क्यों नहीं दौड़ सकते? हम तो खुद फार्मूला 1 रेस में हिस्सा लेने की सोच रहे हैं। तो मम्मी से बोलो कि इंसान शरीर से नहीं, दिमाग से बीमार होता है। इसके दिमाग में वो पुर्जा है ही नहीं जिसमें अक्ल भर दी जाए। हाँ पापा, मम्मी को समझाना ना बेकार ही है। सच तो ये है कि हम आपकी रफ ड्राइविंग की वजह से नहीं गिरे थे, बल्कि मम्मी ने हमको धक्का दिया था। जलती है ये हमसे। अगर इतनी तकलीफ है ना हमसे, तो फिर मिट्टी का तेल डालकर फूंक दो हमें। सब हम ही को कोसते हैं, हर चीज के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। सुनो मीना। जाने दो बेटा, उसको तो आदत ही है कुड़कुड़ करने की। अरे इधर 23 नंबर का पाना रखा था। मीना, तुम यहाँ कैसे? तुम अब भी हमसे नाराज हो? हमें माफ कर दो। हमने ओम जी से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। हमारा बहुत दिल दुखाया है। हमारी जिंदगी नर्क से बदतर बन गई है। मन करते कि डूब के मर जाए। बस फिर अपने मुंह से मरने की बात मत निकालना। अब बता कि मुझे आगे करना क्या है। जब हम अपने करीबियों की अवहेलना का शिकार होते हैं तो छोटे छोटे घावों को भी बड़ा बनने में देर नहीं लगती। मीना अपनी दर्द और तकलीफ का दोषी अपनी बेटी से ज्यादा अपने पति और अपने पति से ज्यादा अपनी सास को मानती थी। उसकी भावनाएं दम तोड़ रही थी और अब वो एक ऐसा रास्ता तलाश कर रही थी जिसमें इस परिवार का बिखरना तय था। जो अज्ञात लाश पुलिस को मिली थी, उसका संबंध बहुत जल्द इस परिवार से जुड़ने वाला था। उस लाश की पहचान पुलिस कर चुकी थी। उस मृत लड़की का नाम था मेघा श्रीवास्तव और उसके पिता अमर श्रीवास्तव को शिनाख्त के लिए बुलाया गया था। आप अलीगढ़ से हैं। आपकी बेटी अकेली मेरठ में क्यों रह रही थी? हमारी एक किडनी खराब है, नौकरी नहीं कर सकता, इसलिए वो नौकरी करने यहाँ आई थी। कहाँ नौकरी करती थी वो? मोदी नगर में एक साड़ी की दुकान है, शर्मा एंड सन्स। मेघा हमारे दुकान में ही काम करती थी, लेकिन पिछले हफ्ते ही हमने उसे काम से निकाल दिया। क्यों निकाला? पैसे चुराए थे उसने गले से। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मोदी नगर के तालाब में हमें मेघा की लाश मिली है। लाश? मेघा? वो क्या है ना
किसी की मौत का सुनता है ना तो थोड़ा घबरा जाता है, वैसे स्ट्रांग है। आपने मेघा को चोरी के इल्जाम में ही निकाला था या वजह कुछ और है? और क्या वजह हो सकती है सर? वो चोर थी, किसी से भी पूछ लीजिए बाजार में। जब बैसाखी साथ छोड़ दे तो इंसान क्या करे? यहाँ किसी को भी हमारी कोई परवाह नहीं है। तू बस बोल मीना, मैं अभी आके सबके सर फोड़ दूंगा वहाँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ मत आना। तो ठीक है, तू आके मिल मुझसे। और सुन, अब आगे क्या करना है वही बता मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ। पिंकी, वो अभय था ना, तू तो उसे स्कूल से निकलवाने वाली थी और उससे दोस्ती भी कर ली। तुम्हारे दिमाग में ना वो पुर्जा ही नहीं है जो पिंकी को समझ सको। अपनी दादी की भाषा बोलना बंद करो तुम, समझी? और कितनी बार समझाया तुम्हें लड़कों से दूर रहा करो। पिंकी, हम कुछ बात कर रहे हैं तुमसे। तुम्हारे जैसे नहीं है, ज्यादा बकवास किया ना तो दादी को बोल के घर से बाहर निकलवा देंगे। हमें धमकी दे रही हो तुम? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मेघा की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। सर, मुझे तो सुसाइड का केस लगता है। हो सकता है कि उसने चोरी की है, ये बात उसके पापा तक ना पहुंच जाए, गिल्ट में आके उसने सुसाइड कर ली। हो सकता है कि मेघा ने चोरी की ही ना हो। सर, हमने पूछताछ की, आसपास के दुकान वालों ने यही कहा कि शर्मान संस से मेघा को चोरी के इल्जाम में निकाल दिया गया था, फिर उसको दोबारा कभी देखा नहीं गया वहाँ। 7 मार्च को मेघा को जॉब से निकाला गया और 8 मार्च की सुबह से ही शर्मा एंड सन्स का मालिक ओम शर्मा लगातार मेघा को कॉल कर रहा था। 12 मार्च को हमें मेघा की बॉडी मिली। उस दिन भी सुबह 5:30 बजे के आसपास ओम ने मेघा को कॉल किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मेघा की डेथ का टाइम और डेट क्या है? सर, 12 मार्च सुबह 5 से 7 के बीच। यानी वही टाइम जब ओम ने मेघा को कॉल किया था। मतलब ओम मेघा के तालाब पे जाने के राज को जानता था, इसीलिए मेघा की मौत के बारे में सुनकर ठंडा हो गया। इस ओम से मिलना होगा। क्या हुआ दादी, फोन लगा पापा का? माँ जी, कुछ बात हुई ओम जी से? अगर बात हुई होती तो हम ऐसे मुंह लटका के खड़े रहते यहाँ। ओम को बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। ओम तो नहीं है घर पे। मेघा की लाश मिलने की खबर सुनते ही ओम गायब हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं? मेघा को मारकर हमारा बेटा भाग गया? हो भी सकता है। साहब, उसे दिखता तक नहीं। अगर दिखता नहीं तो गया कहाँ वो? हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, आज भी गया था, वापस आया ही नहीं। मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाता है वो? मोदी गार्डन्स। मेघा की रहस्यपूर्ण मौत का सस्पेक्ट पुलिस ओम को मान रही थी और ओम का अचानक गायब होना पुलिस के शक को बढ़ा रहा था। ओम की मां के बयान के आधार पर पुलिस ने उस गार्डन में पूछताछ की जहां ओम रोजाना मॉर्निंग वॉक पर तो जाता था, लेकिन जिस दिन ओम गायब हुआ वो वहां नहीं देखा गया और कुछ नई जानकारियां ओम और मेघा से जुड़े नए राज खोल रही थी। सर, पता चला इस गार्डन में सिर्फ ओम नहीं, मेघा भी मॉर्निंग वॉक करने के लिए आती थी और जिस तालाब में मेघा की लाश मिली है वो इस जगह से ज़्यादा दूर नहीं है। हत्या का समय सुबह 5 से 7 के बीच ही है। ओम का लगातार मेघा को कॉल करना और उसके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाना, ये सारे समीकरण इस ओर इशारा करते हैं कि ओम और मेघा के बीच में एक मालिक और एम्प्लॉय के अलावा भी कोई रिलेशन था। लेकिन सर, ओम को दिखता नहीं था। मेघा को मारने के पीछे ओम का हाथ है, ये आपको अजीब नहीं लगता? ऐसा भी तो हो सकता है कि ओम और मेघा के अफेयर की वजह से ओम की मां ने मेघा को चोरी के इल्जाम से नौकरी से निकाल दिया, लेकिन इसके बाद भी ओम मेघा के टच में था। इसीलिए मेघा की लाश मिलने के बाद ओम की मां ने अपने बेटे को कहीं गायब कर दिया। यहाँ हमारा बेटा गायब है और उसको ढूंढने के बजाय कभी हम पर तो कभी उस पर आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, उसका मेघा के साथ कोई अफेयर नहीं था, ना उसने मेघा को मारा है और ना ही हमने हमारे बेटे को कहीं गायब किया है। अगर ओम का मेघा के साथ अफेयर नहीं था तो हर रोज वो मेघा के साथ मॉर्निंग वॉक पे क्यों जाता था? और नौकरी से निकाले जाने के बाद भी उससे फोन पे बातें क्यों कर रहा था? फोन पे बातें करता था तो इसका मतलब ये थोड़ी है मेघा और उसका अफेयर था। अरे मेघा तो चोर है, वही हमारे बेटे को फोन करती रहती थी, कहती थी हमें नौकरी पे वापस ले लो, हमारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। हमारा बेटा तो आया था उसके बातों में, हम नहीं आए। हाँ साहब, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप जैसे ओम जी के बारे में बस बस, तुम्हारी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? दादी बिल्कुल सही कह रही है, तुम पापा से नफरत करती हो। सर, कल रात भी इन्होंने पापा से झगड़ा किया था और उसके बाद पता नहीं पापा कहाँ चले गए। पिंकी, सर, कहीं ओम और तुम्हारे बीच झगड़े की वजह मेघा तो नहीं थी? सर, हम आपसे कह रहे हैं ना,
ओम जी का किसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं था। तो फिर तुम दोनों के बीच में झगड़ा क्यों होता था? सर, छोटे मोटे झगड़े तो हर मियाँ बीवी के बीच होते हैं। लेकिन तुम्हारी सास और बेटी का इशारा तो किसी और ही तरफ है। हमारी बेटी नादान है सर, और माँ जी के लाड प्यार ने उसे और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। हम थोड़ा सा कुछ भी कह देते तो माँ जी हमसे ही गुस्सा हो जाती हैं। इन्हीं बातों से हमसे चिड़ी चिड़ी रहती हैं, और ओम जी भी अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। बस इन्हीं बातों को लेकर हमारे और ओम जी के बीच में अनबन हो गई। बच्चे की परवरिश तुमसे नहीं हो रही है और उंगली हमारी माँ पर उठा रही हो। जानती हो, ये जो तुम्हारा पति है ना, आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से है। वो कह रही है कि माँ बिगाड़ रही है पिंकी को। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम बिगाड़ रहे हैं पिंकी को? बल्कि वो खुद तमीज से बात नहीं करती हमसे। बच्चों से इज्जत करवाने के लिए उनके मन में इज्जत पैदा करनी पड़ती है। लेकिन हमारी वही इज्जत आपकी माँ आपकी बेटी के सामने पूरी तरह से उतारती है, लेकिन आप अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। सर, ओम और मीना के बीच अनबन थी, ये तो साफ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बीवी के साथ अनबन की वजह से ओम और मेघा के बीच नजदीकियां बढ़ी हो। इनका अफेयर होने से ओम की वाइफ भी मना कर रही है और ओम की माँ भी। लेकिन मुझे लगता है कि मेघा की संदिग्ध मौत की वजह सिर्फ ओम ही नहीं, ओम की माँ या उसकी वाइफ भी हो सकती है। इन सब के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो कि जिस तालाब पे हमें मेघा की लाश मिली थी उसके आसपास किसकी लोकेशन मैच करती है। और साथ साथ ये भी देखो, जब ओम का फोन स्विच ऑफ हुआ तो उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी। ओके सर। दादी बिल्कुल सही कहती हैं। तुम्हारे अंदर दिल नहीं पत्थर है। वहाँ पापा खो गए और तुम यहाँ पेट भरने के लिए खाना बना रही हो। मैं तो भूखी भी रह लूंगी पिंकी, लेकिन अगर तुझे और माँ जी को भूख लगे ना तो फिर मुझे ही कोसोगे। दिखावा तो करो ही मत। बताओ क्या किया पापा के साथ, बताओ क्या किया मेरे पापा के साथ। क्या किया? पिंकी, वो सिर्फ तेरे पापा नहीं है, मेरे पति भी हैं। ज्यादा पति पति मत करा। अगर मुझे पता चला कि तेरी वजह से मेरा बेटा गायब है, दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी तेरी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ओम जी कहाँ गायब हो गए। तू क्या कम जादू तो न जानती है? सब 12 मार्च को ओम ने मेघा को फोन तो किया था, लेकिन ना ओम की फोन लोकेशन उस तालाब वाले एरिया से मैच करती है, ना ही उसकी माँ की और ना ही उसकी बीवी की। सर, ओम की दुकान में काम करने वाली एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। सर, मेघा ने कोई चोरी नहीं की। ओम जी की माँ ने ही उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे निकाल दिया था। तो ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर हम उनके सामने सब बताते तो वो हमें भी जॉब से निकाल देती। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ओम और मेघा के बीच अफेयर हो सकता है? सर, हमें ये तो नहीं पता कि उन दोनों के बीच में अफेयर हो सकता है कि नहीं, पर ओम जी बड़े ही फ्लर्टी नेचर के इंसान थे। वो हमेशा लड़कियों को बड़े ही अजीब तरीके से देखते थे। ओम को तो दिखाई भी नहीं देता था, और तुम बोल रही हो कि लड़कियों को अजीब तरीके से देखता था। सर, वो पूरी तरीके से ब्लाइंड नहीं थे, उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था, पर इतना नहीं कि वो पूरी दुकान संभाल सके। उनकी माँ की एब्सेंस में वो हमेशा कस्टमर्स को ज़्यादा पैसे लौटा देते थे, और उनकी माँ हमें ही सुनाती थी। कुछ एक हफ्ते पहले भी ऐसे ही हुआ था। गले में 5000 कम है, किसने गायब किए? मैडम, उस दिन ओम सर शायद से किसी को ज्यादा पैसे दे दिए होंगे। हमारा लड़का क्या अंधा लगता है तुझे? हाँ, रत्ना मैम ने मेघा के साथ बहुत बुरा किया है सर। वो बहुत बुरी है। वो अपने बेटे के खिलाफ कभी भी कुछ गलत नहीं सुन सकती। यहाँ तक कि ओम जी के लिए उन्होंने अपने दूसरे बेटे के साथ नाता तक तोड़ दिया था। दूसरा बेटा? मतलब ओम का कोई भाई भी है? 1 साल पहले तक वो दुकान पर ही बैठते थे, पर उनकी माँ के लिए बॉस सिर्फ ओम जी ही थे। अगर उनका दूसरा बेटा ओम जी के खिलाफ कुछ भी बोलता तो वो उन्हें भी उल्टा सीधा बोल देती थी। एक बार तो उन्होंने उन्हें इतना जलील किया कि उसके बाद तो वो घर छोड़कर ही चले गए। अरे ऐसा किसी ने जाने देंगे? अरे रुकिए मैम, सर बिजी है मैम, सर बिजी। सर, कहाँ है हमारा बेटा? रजनी, तो अब आप इसे भी नौकरी से निकाल देंगी? मतलब आप इसके कहने में आए? हमारे बेटे को ढूंढने के बजाय आप हम पर शक कर रहे हैं? क्यों? मेघा को नहीं निकाला था आपने चोरी के झूठे इल्जाम में? कोई प्रूफ है आपके पास, या सिर्फ इसके कहने पे यकीन करके आप हमें परेशान कर रहे हैं? प्रूफ तो आपके पास भी नहीं है कि मेघा ने चोरी की थी। और अपने दूसरे बेटे को घर से क्यों निकाला? देखिए, वो हमारे घर का मामला है,
हमारे बेटे को इस मामले में मत घसीटो। तो मतलब आपने ओम को अपने दूसरे बेटे के घर में छुपा के रखा है? अरे कितनी बार कहें हमने उसे नहीं छिपाया। अपने दूसरे बेटे का एड्रेस बताइए। हम नहीं जानते वो कहाँ है। तो फिर ओम है कहाँ? अरे नहीं पता, कैसे समझाएं आपको। देखिए, मेघा की मौत से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे बेटे के गायब होने में उसकी बीवी का, मीना का जरूर हाथ है। तेरे लिए एक फैक्ट्री में नौकरी ढूंढ ली है, अब छोड़ दे उस घर को। नहीं, हम उस घर को अभी नहीं छोड़ सकते। अगर अभी हम उस घर से निकले तो पुलिस को लगेगा कि ओम जी को हमने गायब करवाया, और हम उस घर को तभी छोड़ेंगे जब हमारी बेटी हमारे साथ हो। ये साफ था कि मीना अपनी बेटी के साथ अपने पति का घर छोड़ना चाहती थी। वहीं ओम की मां लगातार ये दावा कर रही थी कि ओम के अचानक गायब होने के पीछे मीना का हाथ है। लेकिन ओम के गायब होने का राज ओम की हत्या की पहेली बनकर सामने आया। ओम को पुलिस अब तक मेघा की रहस्यपूर्ण मौत का सस्पेक्ट मान रही थी, लेकिन ओम की लाश मिलने के बाद मेघा ही नहीं बल्कि ओम की हत्या का सस्पेक्ट भी मीना को माना जाने लगा। सर, हम कह रहे हैं ना आपसे, हमने ओम जी को नहीं मारा है। तो तुम्हारी सास और तुम्हारी बेटी तुम पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? सर, माँ जी हमें हमेशा से कोसती आई हैं। यहाँ तक कि वो तो ये भी नहीं चाहती थी कि ओम जी और हमारी शादी हो, लेकिन ओम जी हमसे सच्चा प्यार करते थे। I'm sorry. मुझे दिखा नहीं। आप मेरा हाथ पकड़िए। ये पकड़िए। ये लीजिए। जब हमने पहली बार ओम जी को देखा था तब हमें इस बात का एहसास भी नहीं था कि ओम जी को कम दिखाई देता है। हमें तो ये तब पता चला जब हमारी दोबारा मुलाकात हुई। वो हमारे कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर आए थे। जब हम छोटे थे तो हमारी माँ ने हमसे एक बात कही थी कि बेटा, इंसान शरीर से नहीं दिमाग से अपाहिज होता है। और ये बात हमारे दिल पर लग गई और हमने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि जिंदगी में चाहे जो हो जाए हम मन से नहीं हारेंगे। उस दिन हम ओम जी से बहुत इम्प्रेस हुए और धीरे धीरे प्यार हो गया। सर, हम तो सोचते थे कि ओम जी की माँ वाकई कोई बहुत महान औरत होगी, लेकिन जब ओम जी ने हमें अपनी माँ से मिलवाया तब उन्होंने हमें देखते ही बस रहने दो, जो नहीं होता उसकी कोशिश मत कर। और तू इस लड़के के साथ शादी करेगा? उनकी माँ ने हमें देखते ही जलील करना शुरू कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि ओम जी और हमारी शादी हो, लेकिन ओम जी ने अपनी माँ की एक बात नहीं मानी और हमसे शादी करने का फैसला ले लिया। और शादी के बाद उनकी माँ ने हमसे सारी नफरत निकाली। और फिर हमारी बेटी भी अपनी दादी की बातों में आकर हमें अपने पिता का हत्यारा मान रही है। सर, हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हमने सच में ओम जी को नहीं मारा है। दादी प्लीज मत रो। दादी, हमारी बेटी को मारकर हमारे जख्म पर नमक छिड़कने आ गई। निकल यहाँ से। हम जानते थे कि आप हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यही सच है कि हमने ओम जी को नहीं मारा है। निकल यहाँ से, निकल वरना हम तुम्हें मार देंगे। निकल यहाँ से। माँ जी, अब हम भी और जलील होकर यहाँ नहीं रह सकते। जाएंगे यहाँ से तो अपनी बेटी को साथ लेकर जाएंगे। चल पिंकी। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे साथ जाएंगे, जिसने हमारे पापा का मर्डर कर दिया? पिंकी, तेरी दादी तुझे भड़का रही है बेटा। हमने नहीं मारा तुम्हारे पापा को, हमारा यकीन करो। तुम्ही ने मारा है। सर, ओम के पड़ोसियों से पता चला है कि ओम ड्राइविंग करना भी जानता था और उसका कई बार एक्सीडेंट भी होता रहता था। ओम की मौत के 4 दिन पहले भी उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसने पड़ोस की एक औरत और उसके बेटे को ठोक दिया था और वो लोग हर्जाने के पैसे भी मांग रहे थे। कौन है वो लोग? सर, अमित यादव और उसकी माँ शीला यादव। हाँ सर, कई दिन पहले ओम शर्मा की कार से हमारा एक्सीडेंट हुआ था। माँ, कुछ हुआ क्या? अमित! माँ
एक तो उन्होंने हमारा एक्सीडेंट किया और ऊपर से उसकी माँ उल्टा हम ही पे चिल्लाने लगी। तो इसी नफरत में तुम लोगों ने उसके बेटे ओम को मार डाला? अरे नहीं सर, हम क्यों मारेंगे भला उसे? और वैसे भी उसने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी। सर हम तो उसकी कंप्लेंट करने वाले थे। सर ओम शर्मा के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है सर, उसकी माँ उससे फिर भी ड्राइविंग करवाती थी। तो कंप्लेंट की क्यों नहीं? सर दरअसल मैं जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ और माँ पीछे से घर पे अकेली रहती है। सर मैं उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। सर, ओम की माँ के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने वाकई 5,000 रुपये उन्हें दिया था और उन्हें अब भी शक है कि ओम की हत्या के पीछे मीना का ही हाथ है। ऐसा भी तो हो सकता है ये सब ओम की माँ ने किया है और वो इसमें मीना को फंसाना चाहती है। सर, मेगा के मर्डर में ओम की माँ भी सस्पेक्ट है। ओम को मारने के पीछे ओम के माँ के पास कोई रीजन नहीं है, रीजन है मेगा के फादर के पास। इनको लगा होगा कि ओम ने मेगा को मारा है, इसीलिए इन्होंने ओम को मार के बदला ले लिया। हम अपनी बेटी के मौत के सदमे से बाहर नहीं निकले और आप बोल रहे हैं कि हमने अपना आपा खोकर ओम को मार दिया। 16 मार्च को ओम का मर्डर हुआ और 15 मार्च को तुम वापस अलीगढ़ से मेरठ आए थे। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला। जान सकता हूँ क्यों? मैं अपनी बेटी का सामान लेने गया, मौत का बदला लेने नहीं। मतलब तुम मानते हो कि ओम ने ही मेघा को मारा है? मारा नहीं सर, उसने उसे मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। मैं जब मेघा का सामान लेकर वापस अलीगढ़ पहुंचा तो मुझे एक चिट्ठी मिली जो मेघा ने मुझे मरने से पहले भेजी थी। कैसी चिट्ठी? पापा, मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा गया। मुझे ओम जी से बहुत उम्मीद थी कि वो मेरा विश्वास करेंगे, लेकिन पापा उन्हें भी यही लगता है कि मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है। पापा मुझे कोई नौकरी भी नहीं दे रहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई पापा। आपकी बेटी मेघा ये वो अंदर कुछ नहीं थी। पुलिस ने जब इस चिट्ठी की सत्यता की जांच की तो पाया कि ये चिट्ठी मेघा की मौत से एक दिन पहले मेघा द्वारा अपने पिता को पोस्ट की गई थी। चिट्ठी में लिखे शब्द साफ बता रहे थे कि मेघा ने आत्महत्या की थी और जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ओम की मां और ओम ही थे। लेकिन चिट्ठी में ओम की मां का नाम स्पष्ट न होने की वजह से उसके खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं बना और ओम की अब हत्या हो चुकी थी। लेकिन उसकी हत्या किसने की थी ये साफ होना अभी बाकी था। ओम की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अब क्राइम सीन के आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी और ये भी पता लगाया जा रहा था कि कहीं ओम की हत्या में ओम के छोटे भाई का तो हाथ नहीं है। वहीं अपनी बेटी के शक और तिरस्कार की शिकार हो रही मीना अपनी मुसीबतों से उबरने की कोई और ही योजना बना रही थी। नहीं, हम यहाँ आएंगे तो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आएंगे। हम नहीं छोड़ सकते अपनी सास के पास उसे। सर, ओम के छोटे भाई शोभित का पुराना मोबाइल नंबर पिछले 6 महीने से बंद है। उसके कॉल रिकॉर्ड से हमें एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जहां से शोभित के बारे में कुछ पता चल सके और उसकी माँ बार बार यही कह रही है कि दूसरे बेटे के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। फोन नंबर से नहीं तो किसी और जरिए से शोभित का करंट एड्रेस पता करने की कोशिश करो। सर ओम की माँ आई हैं, वो बोली कि ओम की बीवी और बेटी दोनों लापता हैं। सर दुकान से हम जब घर पहुंचे तो ना पिंकी घर पर थी ना मीना। मीना का फोन भी बंद आ रहा है। जरूर मीना पिंकी को लेके भाग गई है। मीना सिर्फ हमारे बेटे से नहीं चिढ़ती थी, हमारे पोती से भी चिढ़ती थी। हमारे बेटे के बाद जरूर हमारे पोती से बदला ले रही है वो। सर मीना का फोन दोपहर 3 बजे कल्याण नगर में बंद हुआ था। पांडे, कल्याण नगर में जिस जगह मीना का फोन बंद हुआ था वहां सर्च करो, शायद को लीड मिले। ओके सर। सर, शोभित का पुराना अकाउंट एक्टिव है और एड्रेस ओम के घर का ही मेंशन किया हुआ है। 3 महीने पहले शर्मा एंड सन्स के अकाउंट से 5 लाख रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। लेकिन ओम की मां तो कह रही थी कि पिछले 1 साल से वो शोभित से मिली तक नहीं। फिर 3 महीने पहले उसके अकाउंट में इतना सारा पैसा ट्रांसफर क्यों किया? हाँ, 3 महीने पहले शोभित आया था, लड़ाई झगड़ा करके घर में और दुकान में हिस्सा मांग रहा था। हम तो उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते थे। वो तो ओम ने कहा इसलिए हमने 5 लाख का चेक दे दिया। वो आपसे लड़ाई झगड़ा करके हिस्सा मांगने के लिए आया था और आपको अब भी नहीं लगता कि उसने ओम का मर्डर किया होगा? हिस्से के लिए अगर उसे किसी को मारना ही होता तो वो हमें मारता, क्योंकि दुकान और घर हमारे नाम पे। ओम को मार के उसे क्या मिलेगा? ओम की हत्या में जरूर मीना का ही हाथ है, तभी तो वो गायब है। हमारे पोती को भी ले गई है। सर, शोभित ने अपने बैंक अकाउंट में जो नया नंबर एक्टिवेट करवाया था वो कल्याण नगर के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। कल्याण नगर?
यही तो मीना का फोन स्विच ऑफ हुआ था। जब मैंने मीना के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो मुझे पता चला कि मीना के फ़ोन कॉल की लोकेशन घर के अलावा अक्सर कल्याण नगर की ही होती थी। किशोर, कहीं ऐसा तो नहीं शोभित और मीना का अफेयर चल रहा था जिसके बारे में ओम की माँ को पता नहीं था, लेकिन ओम को पता चल गया। इसी वजह से शोभित और मीना ने ओम का मर्डर कर दिया और पिंकी को लेकर शोभित के साथ कहीं भाग गए। पुलिस जब ओम के भाई शोभित के मिले पते पर कल्याण नगर पहुंची तो पाया कि शोभित अपने घर में मौजूद नहीं था। नहीं सर, मुझे कोई अंदाजा नहीं शोभित और मीना के बीच कोई अफेयर भी था। पुलिस को लग रहा था कि ओम की हत्या ही नहीं बल्कि मीना और उसकी बेटी पिंकी का गायब होने की गुत्थी भी ओम के भाई शोभित की तलाश के बाद सुलझ जाएगी, लेकिन इस केस में अभी कई और घुमाव आने बाकी थे। शोभित शर्मा तुम ही हो ना? हाँ सर। बोल, क्यों मारा हमको? सर आप क्या कह रहे हैं सर? ओम भैया से मिले मुझे एक अरसा हो गया और आप कह रहे हैं कि मैंने उन्हें मार दिया। तुम नफरत करते थे ओम से। तुम्हारी माँ ने हमें बताया तुम उसे जलील करते थे अंधा बोल बोल के। हाँ चिढ़ता था मैं इस बात से कि माँ ने ओम के लिए मेरी जरा भी परवाह नहीं। और जो सच है, लेकिन सच ये भी है कि भैया को अंधा करने वाली हमारी माँ ही थी। ये क्या बोल रहे थे? ओम भैया जब 12 साल के थे तब उनकी आंखों में कुछ इन्फेक्शन हुआ था। तब माँ ने उनकी आंखों में कोई एक्सपायरी डेट वाला आई ड्रॉप डाल दिया था जिसकी वजह से उनकी आंखें खराब हुई। लेकिन अपना पश्चाताप पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। भैया के अंधेपन होने की वजह से दुकान में भी नुकसान होता था, लेकिन माँ कभी कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन अगर कभी मैंने भैया के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मुझे नीचा दिखाती थी। तो अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ओम भैया का मर्डर हो गया है। तो फिर ये मीना भाभी और पिंकी कहाँ गुम हो गए, मैं क्या बता सकता हूँ सर? मुझे कुछ नहीं पता। सर शोभित का नया मोबाइल नंबर, ओम की हत्या वाले दिन ये नंबर ओम के घर के आसपास ही एक्टिव था। हमने वहां जाकर पूछताछ की, लेकिन वहां किसी ने मीना को नहीं देखा सर। लेकिन मीना का कल्याण नगर में तो आना जाना था। अगर वो शोभित से नहीं मिलती थी तो कल्याण नगर में किसके पास जाती थी? सर ओम की हत्या वाले दिन ओम मोदी नगर के एक शॉप के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ है। ये उसकी फुटेज है। ये क्या हो रहा है? हमने कुछ नहीं किया साहब। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कुछ नहीं किया है तो जिस दिन ओम का मर्डर हुआ उस दिन उसका पीछा क्यों कर रही थी तुम? ये तुम ही हो ना? तुम ही ने मारा है ओम को? हमने नहीं मारा किसी को। झूठ मत बोलो। जहां ओम का मर्डर हुआ वहां तुम्हारा फोन भी एक्टिव था। यह है कॉल रिकॉर्ड्स। देखो सच सच बता दो, वरना सच उगलवाने के कई और तरीके हैं हमारे पास। हाँ मारा है मैंने उसे, क्योंकि उसकी वजह से हमारे स्वर्गवासी पति की अस्थियां कीचड़ में बिखर गई। माँ तुम ठीक हो ना? उठो उठो उठो। तेरी वैसी की तैसी तेरी। उसकी वजह से हम अपने स्वर्गवासी पति की अस्थियों को विसर्जित तक नहीं कर सके। ओम की बीवी और बेटी के साथ क्या किया? ओम की बीवी बेटी? हमें क्या पता ओम की बीवी बेटी के बारे में साहब? आखिरी बार बोल रहा हूँ, सच सच बता दो। ओम का मर्डर हमने किया। हमने ये बात कबूल कर ली ना। अगर उसकी बीवी बेटी के साथ कुछ किया होता तो हम वो भी कबूल कर लेते। हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। ओम भले ही कितना भी काबिल था, लेकिन आंखों से कमजोर इंसान ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं होता। लेकिन ओम की मां ने ना सिर्फ उसे ड्राइविंग सिखाई, बल्कि बिना लाइसेंस के उसे ड्राइविंग करने की खुली आजादी दी। और उसकी इस गलती से सिर्फ दूसरे ही नहीं, बल्कि ओम भी कभी किसी जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो सकता था। ओम की संघर्षपूर्ण जिंदगी एक अधूरी दास्तां की तरह खत्म हो गई। लेकिन मीना के संघर्ष की नियति क्या थी? उसके अचानक लापता होने का रहस्य क्या था? और उसकी बेटी पिंकी किसके शोषण का शिकार हो रही थी?
दादी दादी दादी। देखो पिंकी बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें बताओ, आपकी माँ कहाँ है और आपके साथ क्या हुआ था? बोलो बेटा। उस दिन जब हम घर से निकल रहे थे तब मम्मी ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ से चली गई। कहाँ गई बेटा? मैं अपनी फ्रेंड अभय के साथ उसके फार्म हाउस गई। लाइफ में हम सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं अक्सर वही हमें छोड़ के चल देते हैं। क्यों दुखी है? ले थोड़ा सा पी ले, पी ले। पापा का गम भुलाने में थोड़ा मदद करेगा। दादी, मम्मी का सामान कुछ भी नहीं है। क्या वो सच में हमें छोड़ के चली गई है? तू चिंता मत कर, हम हैं ना तेरे साथ। आप तो हमारे साथ हमेशा से थी, लेकिन आप ही की वजह से मैंने मम्मी को इतना गलत समझा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही गुस्से में उनको कुछ। ये क्या बोल रही है तू? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए, मेघा की आत्महत्या की जिम्मेदार आप हैं और मीना आप ही की वजह से अपनी बेटी से दूर है। माना कि आपका अपराध पकड़ा नहीं गया, लेकिन आपका बुरा बर्ताव अब जाहिर हो चुका है। हम जो है सो हैं। मीना भी कुछ कम नहीं थी, और ये पिंकी खुद मीना की चुगली करती थी हमसे। भूल गई क्या पिछले महीने तुमने क्या कहा? इसने कहा मीना को एक आदमी के साथ देखा। क्या करना है, कैसे करना है, हम आप। कौन था वो? पिंकी ने जो हुलिया बताया उससे तो मुझे लगता है कि वो शामू था। शामू कौन है? मीना का भाई। मीना और ओम की शादी उसे पसंद ही नहीं थी। शादी के बाद भी जबरदस्ती उसे ले जाना चाहता था। ये शादी तो आप भी नहीं होने देना चाहती थी। हाँ, लेकिन हमारे बेटे का मन रखने के लिए शादी तो करा थी ना हमने। लेकिन वो तो चाहता था मीना किसी के साथ शादी ही ना करे। जी साहब। आपने हमें बताया नहीं कि मीना का कोई बड़ा भाई भी है? साहब, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहता है। कहाँ रहता है वो? साहब, वो अपने ससुराल में रहता है। श्यामू कहाँ है? जी वो कई दिनों से घर नहीं आए। क्यों? जी वो टेम्पो चलाते हैं, कई दिन घर नहीं आते हैं। एक हफ्ते पहले ऊना गए थे। लेकिन आप यहाँ क्यों आए? श्यामू की बहन मीना के बारे में कुछ बात करनी है। फ़ोन नंबर दीजिए। कल तक ये रिपोर्ट मेरे टेबल पे होनी चाहिए। सर, मैंने श्यामू का नंबर ट्राई किया लेकिन बंद आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ ठीक है, हम पहुँचते हैं। सर, पता चला कि कल्याण नगर में श्यामू का एक गैराज भी है। बहुत खराब बदबू आ रही है सर। पूरे गैरेज की अच्छी तरह से तलाशी लो। मीना की गुमशुदगी का राज मीना की हत्या बनकर सामने आया, लेकिन मीना की हत्या में उसके भाई शामू की क्या भूमिका थी? पुलिस को अब शामू की तलाश थी और जल्द ही ये तलाश खत्म हो गई। क्यों मार रहे हैं? हमने क्या किया सर? क्यों मारा मीना को? हम मीनू को क्यों मारेंगे सर?
वो तो हमारी बहन थी। बहन थी तो उसकी बॉडी तेरे गैरेज में कैसे मिली? इस बात से हम भी हैरान हैं। हम तो एक हफ्ते से ऊना गए हुए थे। लेकिन ऊना जाने से पहले तो वो तुझसे मिलने कल्याण नगर आती थी ना? आती थी सर, आती थी। वो अपने ससुराल वालों से बहुत दुखी थी। उसकी सास, उसका पति, उसकी बेटी, कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। यही दुख बांटने के लिए हमारे पास आती थी और हमने उसे बोला था कि तू अपना ससुराल छोड़ के हमारे साथ आ जा। तूने मीना को अपने पास बुलाया क्योंकि तेरी नीयत खराब हो गई थी उस पर। जब मीना को तेरी इस मंशा के बारे में पता चला तो तेरे हाथों उसका मर्डर हो गया। सर, हम पे ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। वो हमारी बहन थी और वो खुद हमारे साथ आना चाहती थी सर, लेकिन अचानक उसके पति की हत्या हो गई और आप लोगों को भी उस पर शक था, इसलिए वो नहीं आई। वो तो अपनी बेटी के साथ आना चाहती थी सर। हम यहाँ आएंगे तो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आएंगे। हम नहीं छोड़ सकते अपनी सास के पास उसे। और ऊना जाने से पहले भी वो हमसे मिली थी। मैं एक हफ्ते के लिए ऊना जा रहा हूँ। तब तक अगर तूने पिंकी को समझा दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझे वहां नहीं रहने दूंगा। सर, जब हम यहाँ से ऊना के लिए निकले तो मीना सही सलामत थी। हमें लगता है कि उसकी सास ने उसका मर्डर करवा के हमारे गैरेज में रखवा दिया ताकि हम भी फंस जाए और मीना भी खत्म हो जाए। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीना का मर्डर गला घोटने की वजह से हुआ है, लेकिन हत्या का डेट और टाइम उसी दिन से मैच होता है जिस दिन मीना का मोबाइल कल्याण नगर में बंद हुआ था। लेकिन मीना के सास की मोबाइल के लोकेशन उस एरिया से मैच नहीं करता और इधर शामू ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने मीना का मर्डर किया। हो सकता है क्या? सर, मीना की माँ आपसे मिलना चाहती है। साहब, हमें नहीं लगता साहब कि शामू मीना को मार सकता है, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था साहब। आपको पता है साहब कि शामू की शादी मीना की शादी से 6 महीना पहले हो गई थी और वो अपनी पत्नी को गौना करके भी नहीं लाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था साहब कि उसकी बीवी के आने के बाद उसकी बहन और बीवी के बीच में कोई भेदभाव हो। इसलिए जब मीना की शादी हो गई उसके बाद वो अपनी पत्नी को लेके आया। अब आप ही बताइए साहब, जो इंसान अपनी बहन से इस तरह प्यार करता हो वो अपनी बहन को कैसे मार सकता है साहब? कैसे मार सकता है? कैसे? शामू अपनी बहन मीना से बहुत प्यार करता था। मीना के चक्कर में ही अपना घर बार, अपनी माँ, यहां तक कि अपनी बीवी तक को भूल जाया करता था। किशोर, पता करो जिस दिन मीना की हत्या हुई उस दिन शामू की बीवी की मोबाइल की लोकेशन कल्याण नगर की थी या नहीं? यस सर। शक की सुई शामू की बीवी चंदा पर भी आई, पर कुछ ऊपरी सबूत मीना की हत्या में चंदा का हाथ होने का भी दावा पेश कर रहे थे। लिहाजा पुलिस ने उसे तलब किया। सर, आप लोग मुझे क्यों यहाँ पे लेकर आए? मीना का मर्डर करने के जुर्म में। मैं मीना का? देखो, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमें पता है कि तुमने मीना का मर्डर किया है। बस अब ये बताओ कि कैसे किया है और क्यों। उस दिन मैं गैरेज अपने पति का टिफिन देने गई और वहाँ मीना को अपने पति के साथ देख के मेरा दिमाग ही खराब हो गया। जैसे ही मेरे पति वहाँ से गए मैंने मीना से कहा, ए, क्या बात करी थी मेरे पति से? हाँ भाभी, हाँ आजकल बहुत मिल रही है मेरे पति से। हाँ भाभी, बात ही कुछ ऐसी। बात तो मेरी कान खोल के सुन ले। मेरे पति से ना दूरी रहे। वैसे भी ना तेरी वजह से शादी के 6 महीने बाद तक मैं अपनी मायके बैठी रही। तेरी वजह से ना मेरा पति मेरा गौना करके नहीं लाया। मेरी जिंदगी खराब कर दी थी उसने। अब सुधर गई जिंदगी? अपना घर बसाने के लिए जो दूसरों की जिंदगी उजाड़ने की मंशा रखते हैं वो एक ना एक दिन उन 4 दीवारी में घुट कर रह जाते हैं जहां रोशनी भी कैद की सलाखों से छन कर आती है। माना कि जिंदगी संघर्ष और तनावों से भरी है। अपनी खुशियों के लिए अक्सर हमें अपने दर्द से समझौता करना पड़ता है, लेकिन अगर दूसरों का दर्द हमारी खुशियों पर भारी पड़ने लगे तो हम इतने भी हिंसक ना हो जाएं कि हम दूसरों की आशाओं को भी मारते हैं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। रंग, जात पात, ऊंच नीच, न जाने ऐसे कितने ही दायरे हैं जिनमें उलझकर इंसान दूसरों को बेइज्जत करता है, उन्हें शर्म का एहसास दिलाता है, जबकि खुद अपने अंदर की खामियों के प्रति अपनी आंखें मूंद लेता है, जिस पर हकीकत में उन्हें खुद शर्मानी चाहिए। जिन लोगों को उनकी किसी खामी की वजह से बार बार शर्मसार किया जाता है, वो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए, दुनिया वालों को उसका जवाब देने के लिए कभी कभी गलत रास्ता चुन लेते हैं और कई बार ये रास्ता जुर्म की तरफ ले जाता है।
आज की ये कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना जरूरी नहीं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ वहाँ देखिए बोरी में कुछ है। हटिए नीचे हटिए, हटो यहाँ से। चला पाटिया खोलो। अल्लाह, इनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? आतिफ, जाना बेटा, फटाफट जाके दुकान पे जाके देख तेरे अब्बू क्यों नहीं आए। जा जल्दी जा। अब्बू का? अम्मी, अब्बू का कुछ पता नहीं चला। अब्बू दुकान पे भी नहीं है। कलीम चाचा ने बोला उन्होंने शाम में दुकान बंद करके कहीं चले गए थे। मैंने उनको मस्जिद में भी देख लिया, वो नहीं थे। पाला गली भिंडी बाजार में पतंग और खिलौने की मेरी एक दुकान है। ये मेरा कार्ड है साहब। दिलकश किड्स कॉर्नर। हाँ साहब। मतलब ये सब कैसे हुआ? मांझा और फिरकी का माल भरने के लिए जब मैं अपनी दुकान बंद करके 7 बजे बाहर निकला तो रास्ते में पता नहीं किसी ने मुझे मारना शुरू किया और फिर मार मार कर मुझे गोने में भर दिया साहब। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हें मारे? बोरी में भरे 5 किलोमीटर दूर शिवरी फाटे पर फेंक कर आए और इस दौरान तुमने अपने ऊपर हमला करने वालों को देखा तक नहीं? अरे नहीं देखा तो नहीं देखा, ऐसे कैसे किसी का भी नाम ले लूं? सॉरी साहब। ये क्या हो गया आपको? कैसे हो? किसने किया ये सब? साहब ये मेरी बीवी और ये मेरा बच्चा है। अब्दुल जी आप पे जानलेवा हमला हुआ है। ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। अब्दुल की दुकान से शिवरी फाटे तक जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरा है सबकी फुटेज खंगालो और अब्दुल के मोहल्ले में भी पूछताछ करो। अब्दुल जैसे आदमी पे हमला करने वालों को हमें ढूंढ निकालना है। जी सर। रुकना नहीं, सीधे सीधे पिट के आया है, किसी को पीटा भी? जरा संभाल के। मैं भी किसके सामने बोल रहा हूं? वो क्या मारेगा किसी को? अरे इस घर में तो औरतें ही औरतें हैं भरी हुई। बस ये 2 बेटे हैं, एक तो आधा मर्द और दूसरा पानी कम। मुस्टंडा बन के घूमता रहता है, दिन भर खाता रहता है और कुछ करता नहीं है। लड़कियों की फौज लगा रखी है यहाँ पे। बेटा कम से कम बड़ा हो क्या तू तो मर्द बनना, इनके जैसा नहीं। हा? दुश्मनी और अब्दुल की? नहीं साहब, आपके खड़क मोहल्ले में उसके जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं है। और आपको तो मालूम है साहब वो कैसा दिखता है। कोई कुछ भी बोले, कितने भी तानाकशी करे, क्या मजाल किसी को वो पलट के जवाब दे। आतिफ बेटे जरा मेरे साथ आना, तुझसे कुछ बात करनी है। सर वो अब्दुल को उठा ले जाने वाली बाइक के ऑनर का पता चल गया है सीसीटीवी फुटेज से। वो बकाक गली के लड़के हैं। कुछ लाते ना साइड। आपने पतंग उड़ाने के लिए बुलाया क्या? नहीं, तुमसे कुछ पूछना था। क्या? बता बेटे, कितने पैसे दिए थे तुमने मेरी ठुकाई के लिए? 500, 1000 या उससे भी ज्यादा? बोल बोल। क्या? अरे मुझे पता तो चले कि मेरी औकात कितनी है तेरी नजर में। मेरे को नहीं मालूम। आप क्या बात कर रहे हो?
लेकिन मुझे मालूम है बेटा, तुमने ही पैसे दिए थे उन छोकरों को। नहीं, मैं क्यों दूंगा? मेरी हाइट कम है, दिमाग नहीं। बोल बोल। सब वो 1000 रुपए मिले थे वो बटले को मारने के लिए। किसने दिए थे? साहब वो बटले का बेटा है ना आतिफ, उसने दिए थे साहब। आतिफ, क्यों किया तुमने ऐसा? शर्म आती है मुझे। सब मुझे बटले का बेटा बोने की औलाद बुलाते हैं। मुझे पहचान अच्छी नहीं लगती। मैं अपने 6 महीने की पॉकेट मनी इसीलिए बचा रहा था। मेरे को अब्बा को पिटवा के बुरा नहीं लग रहा। जाने दो साहब, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। बच्चा है साहब। आतिफ, अभी इनके कहने की वजह से मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं। आइंदा अगर ऐसी कोई गलती की तो ठीक नहीं होगा। तो जाओ यहां से। चल चल। अब्दुल ने अपने ऊपर चलने वाले जिल्लत के हर तीर को अपनी मुस्कुराहट और अपनी खामोशी की ढाल से रोक लिया था। उसने अपनी सोच को लोगों के तानों से ऊंचा किया था। दुनिया के सामने तो वो डट कर खड़ा था, लेकिन उसके अपने बेटे आतिफ से ये जिल्लत सही नहीं जा रही थी। अपने बाप की तौहीन में लोगों के कहे गए अल्फाज उसके दिल में घर कर गए थे और अपने बाप के लिए नफरत उसके दिमाग में। ये तो सिर्फ एक चिंगारी थी उस आंच की जो आगे चलकर बहुत कुछ राख कर देने वाली थी। बाप को सुपारी देगा, अब हो गया, अब क्या सुपारी देगा? क्या समझ के रखा है? या अल्लाह, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े। खबरदार, खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो। अरे रुक, लेकिन उसने देखा, मैं अपने बेटे के साथ वो नहीं करना चाहता जो अब्बा ने मेरे साथ किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कोई मेरे बेटे को हाथ लगाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? हेलो, क्या है? क्यों फोन कर रहे हो मुझे? मैं अभी बात नहीं कर सकती। तुम्हारी अम्मी? कब से? सुबह से। वो उनका फोन भी बंद है। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? मेरी अम्मी की घर पे किसी को परवाह नहीं है। अब्बा को भी कोई टेंशन नहीं है। अब वो अभी घर पे नहीं है। आप जाके उनको देखो ना। आ जाएगी बेटे, यही कहीं गई होगी। ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं। सर, आतिफ वही लड़का है जिसने अपने बाप को पिटवाया था और अभी अपने माँ की गायब होने की खबर लेके खुद आया। कहीं अपने बाप अब्दुल को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इसकी बात को वेरीफाई करने के लिए अब्दुल को बुलाते हैं। अच्छा, तुम्हारी बीवी इससे पहले भी कभी क्या घर में किसी को बताए बिना कहीं गई है? नहीं साहब, कभी नहीं। और साहब जाती भी कहाँ, उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है। यही तो सोचने की बात है अब्दुल। अगर जैसा तुम कह रहे हो वैसा है तो फिर वो गई कहाँ और उसका फोन क्यों स्विच ऑफ? अच्छा, वो घर से पैसे, लत्ते, कपड़े, जेवर वगैरह कुछ लेके निकले? नहीं साहब, कुछ भी लेकर नहीं गई। बाहर पाटिल के पास आप कंप्लेंट लिखा दीजिए, जैसे हमें कुछ पता लगेगा बताएंगे आप। सोई नहीं अब तक? यहाँ क्यों बैठे हो? मैं अम्मी का इंतजार कर रहा हूँ। बड़ी अम्मी के बारे में सोच सोच के हमें भी नींद नहीं आ रही। हम भी तुम्हारे साथ बैठेंगे।
निकत हाँ भाग गई रहेगी किसी और मर्द के साथ। सर वो तो किसी के साथ भाग नहीं सकती, बिल्कुल सीधी सादी औरत है। जरूर अब्दुल ने ही कुछ किया होगा निकत के साथ। मैं उसे मारूंगा? सवाल ही नहीं होता साहब। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लव मैरिज था हमारा, यतीम थी वो, कोई नहीं था उसके आगे पीछे। साहब वो कोई बेचारी नहीं है, वो तो मर्दों को अपनी तरफ खींचने वाली औरत है। उसकी छोटी भाभी खुद हमीदा उससे तंग है। जिस घर में 4 बर्तन होंगे वहां तो आवाज आएगी। ये औरतें तो चिक चिक करती रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे और निखत के बीच में कुछ चल रहा था। साहब मैं कह रही आपको, वो औरत ने एक मुसीबत थी। अल्लाह हर वक्त लिपस्टिक लगाए बैठी रहती थी ताकि मर्दों को लुभा सके। अमीरा, इन पे भी बहुत डोरे डालती थी वो। साहब मेरी 4 बेटियां, अब आप ही बताइए क्या ये असर पड़ता उन। निखत को ढूंढिए, वो ऐसी नहीं है जैसी ये बोल रही है। निखत के गायब हो जाने से अब्दुल की जिंदगी में नए तूफान खड़े हो गए थे। निखत को किसने और क्यों गायब किया था, कोई उससे क्या चाहता था, और अब्दुल की भतीजियां घर छोड़ने और मरने की बात क्यों कर रही थी। निखत के बारे में अब तक मिली जुली राय पुलिस के सामने आई थी, लेकिन एक बात साफ थी कि अब्दुल निखत के बारे में कुछ भी गलत सुनने को तैयार नहीं था। अरे पूरे मोहल्ले में सिर्फ निखत की ही चर्चा हो रही है। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ, अरे तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? बस खाते रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निखत के बारे में लान तान करने की? अरे तुमसे ज्यादा तुम्हारे बच्चों की माँ थी वो, तुमसे ज्यादा ख्याल रखती थी उनका, और तुम होके उसी की इज्जत उछाल रही हो, शर्म नहीं आती? अरे कुछ बोलोगे भी या मुंह पे लखवा मार गया है? अरे खाते रहोगे कुछ बोलोगे? क्या चिल्लम चिल्ली हो रही है यहाँ पे? मेरे को भी भूख लग रही है, जाके खाना बना। चल। अरे तेरी जोरू सच में भाग गई क्या? नहीं बता के नहीं गई, पड़ोस में देखा कि नहीं, आजू बाजू वाले लोग के दो। हाँ सर के बोल। सर निकट को आखिरी बार राइचू रोड के बस स्टॉप के पास देखा गया था। उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी यही की है। सर ये मामला किडनैपिंग या गुमशुदगी का नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं कि निकट सचमुच अपनी मर्जी से कहीं भाग गई है? देखिए हमने उनके कॉल रिकॉर्ड चेक किए, एक नंबर से हाल फिलहाल में उनकी बहुत बातें हुई। ये नंबर किसी रफीक नाम के आदमी का है। आप किसी रफीक को जानते हैं? नहीं साहब। सर ये रफीक को पिछले कुछ दिनों से किसी ने नहीं देखा है, लगता है कि ये भी भाग गया है। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से रफीक का फोटो और एड्रेस मंगाओ और उसे ढूंढ निकालो। सर रफीक के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो लड़कियों का दलाल है। लड़कियों का दलाल? एक दलाल से निकट बात क्यों कर रही थी? उसके फोन नंबर से हमने उसका एड्रेस निकाला, लेकिन अब वो वहां नहीं रहता और उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। सर ये रही उसकी फोटो। इस रफीक के बारे में पता लगाओ, अपने खबरियों को काम पे लगा दो। निखत का ताल्लुक एक दलाल के साथ सामने आने पर पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। ये मेरी अम्मी की फोटो है, ये आपकी वजह से भागी है। मैं तो दुआ करूंगा आपको कुछ हो जाए और मेरी अम्मी वापस आ जाए। सही बोल रहा था तेरा बेटा आसिफ। तेरे जैसे आधे अधूरे मर्द के साथ में पूरे 12 साल गुजार दिए तेरी बीवी ने। ये क्या कम है? तो तेरा बेटा तेरे को लात मार के निकालेगा, एक दिन देख लेना।
तुम लोगों के अब्बा जब रात भर घर नहीं आए, तुम्हें फिक्र नहीं हुआ? अब्बा कभी कभी पूरी रात घर नहीं आते थे। हमें लगा कहीं अपने दोस्तों के साथ दारू पीने बैठ गए होंगे। सर लगता है टूटी हुई बोतल से स्टैब करके मारा गया है, लेकिन मर्डर वेपन आसपास कहीं नहीं मिला। पहले अब्दुल की बीवी निखत का गायब होना, अब उसके अब्बा जमील की मौत, क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों केसेस में? आसपास अच्छे से सर्च करो, शायद कुछ मिले। सर जमील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके पेट में कांच के टुकड़े मिले। इससे ये तो साफ है कि कांच की बोतल का इस्तेमाल किया गया। सारे मोहल्ले में, खास तौर पे इनकी बिल्डिंग के आसपास तलाश करो, इस कत्ल की गुत्थी वहीं सुलझेगी। इसके अलावा खून में अल्कोहल भी मिला। मौत के वक्त को नशे में था। सर मौत का वक्त सुबह 4 से 5 के बीच का है। इम्तियाज के मुताबिक बच्चियां मदरसे जा रही थी जब उन्हें रास्ते में अपने दादा को मरा हुआ देखा। हो सकता है इन बच्चियों ने कुछ और भी देखा हो, लेकिन डर के मारे बता नहीं रहे। इन बच्चियों से और इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। हम भाग रहे थे। भाग रहे थे? बेटा क्यों भाग रहे थे? क्योंकि हमारे बारे में कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि लड़कियां हैं। या अल्लाह, ये बोली तो उसको क्या निकट की है। मेरी बच्चियों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या जहर भर दिया है, उसी के नक्शे कदम पे चल रही है। साहब मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये सब कुछ अब्दुल भाई ने किया है। अब्दुल भाई ने ही अब्बू को मारा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? हर कोई जानता है कि अब्दुल भाई अब्बू से कितनी नफरत करते थे। मेरे ससुर एक खर खोपड़ी के इंसान थे। जब अब्दुल भाई और निखत का निकाह हुआ तो सरेआम उन्होंने अब्दुल भाई के ऊपर पेशाब कर दिया था। मेरे अब्बा का गुस्सा बहुत खराब है, वो हाथ बहुत जल्दी छोड़ते थे और अब्दुल पे तो और भी जल्दी हाथ छोड़ते थे। तुमने कभी अपने अब्बा को रोकने की कोशिश नहीं की? घर के सबसे बड़े थे, उनके सामने हम ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं कर पाते थे। रोकना तो बहुत दूर की बात है। पूरी जिंदगी तुम अपने अब्बा के ताने सुनते रहे, मार खाते रहे, एक बार भी अपने अब्बा को पलट के कभी जवाब नहीं दिया। अम्मी की वजह से साहब, एक दिन मेरी अम्मी ने अपने बदन के सारे जख्म मेरे को दिखाए। उन्होंने कहा इस दर्द को कभी भी अपने रूह पर हावी मत होने देना। अगर तुम्हारे अब्बा इतना ही जुल्म करते थे तो तुम उसी घर में उनके साथ क्यों रहते थे? साहब निकत उसी को सबके साथ में मिल के रहने का बुखार सवार है। साहब कहती है तुम बड़े हो, अगर तुम भी टूट जाओगे तो ये पूरा घर टूट जाएगा। इसीलिए साहब इतने दिनों से सबके ताने सुने, गालियां सुनी, मार खाई। साहब मैं अपने अब्बा का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? साहब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन और भी वजह है अब्दुल भाई के पास। मेरे शौहर के साथ साथ मेरे ससुर पे भी डोरे डाला करती थी वो। बकवास कर रही है हमीदा, वो तो मेरे अब्बा ही निखत के पीछे पड़े रहते थे। अब्बा क्या कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? अब्दुल जो अब तक अपने ऊपर आने वाली हर परेशानी, हर मुसीबत का डट कर मुकाबला कर रहा था, अब निखत के गायब हो जाने से कमजोर पड़ने लगा था। अपने ऊपर कसे हुए तानों को तो उसने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन निखत पर उठने वाली उंगलियां उसे अंदर से तोड़ रही थी। जमील के कत्ल ने इस केस की पेचीदगियों को और बढ़ा दिया था। आखिर किसने उसे मौत के घाट उतार दिया था, और वो कौन था जो निखत को बंदी बनाकर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था? वो चाहता क्या था? ये चल क्या रहा है इस घर में? पहले निखत गायब हुई, फिर 2 दिन बाद जमील की मौत। सिर्फ मुमकिन है कि जमील और निखत के बीच संबंध हो, जिसके बारे में अब्दुल को पता चल गया और अपनी हीन भावना में आके उसने अपने बाप जमील को रास्ते से हटा दिया और फिर बेवफाई के चक्कर में निखत को भी। ऐसा भी तो हो सकता है कि निखत का जमील और रफीक दोनों के साथ संबंध था और उसने जमील को रास्ते से हटाया और रफीक के साथ भाग गई। तो इस रफीक का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इन दोनों की, निखत और रफीक की तलाश तेज कर दो और ये भी जानने की कोशिश करो कि जमील के मौत के और क्या कारण हो सकते हैं। जमील लॉज चलाता था, इसकी लॉज के आसपास पूछताछ करो। सर साहब वैसे जमील तो गरम दिमाग का था, आए दिन किसी न किसी के साथ उसके झगड़े होते ही रहते थे। अभी कुछ रोज पहले एक औरत को लेके बाप बेटे में जम के लड़ाई हुई थी साहब। तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की को आंख उठा के देखने की? आपकी उम्र में और उसकी उम्र में बहुत फर्क है। बुढ़े हो गए हो आप,
आपको कबूल नहीं करेगी वो। तेरे को बहुत जवानी चढ़ी है ना? हाँ, तेरी जवानी निकालता हूँ मैं आज। तेरे को मेरे को बताएगा बुढ़ा, मेरे को बोलेगा बुढ़ा, निकाल। वो औरत निकट थी? वो तो पता नहीं साहब। तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे बीच किसी औरत को लेकर झगड़ा भी हुआ था क्या? अब्बा मेरे को बेटियां पैदा करने के वास्ते हमेशा ताना मारा करते थे। दो बेटे हैं, एक तो आधा मर्द और दूसरा पानी कम। लड़कियों की फौज लगा रखी है यहाँ पे। इसलिए बेटा पैदा करने के लिए मेरे को एक निकाह और करना था, लेकिन अब्बा ने भी उसी लड़की के पास में अपना रिश्ता भेज दिया जिससे मेरे को निकाह करना था। कौन थी वो औरत? रुखसाना। लेकिन मेरे और अब्बा के झगड़े के चलते उसके अब्बा ने उसकी शादी कहीं और कर दी। सर ये इम्तियाज झूठ तो नहीं बोल रहा? मुमकिन है कि ये लड़ाई निखत को लेके ही हुई होगी। ये दोनों शायद निखत के पीछे हों। इम्तियाज ने निखत को कोई छुपा दिया और अपने बाप को रास्ते से हटा दिया। जमील की लॉज और सारा पैसा इम्तियाज के हाथ आ गया और उसके और निकत के रास्ते का रोड़ा भी साफ हो गया। कहीं ये एक तीर से दो निशाने तो नहीं? सर निकत का अब तक तो कोई पता नहीं लगा है। इसे इम्तियाज के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और लोकेशन भी चेक करो। सर सुना है निखत के बारे में पुलिस तुझसे पूछताछ कर रही थी। बता निखत कहाँ है? साले दूसरों का बीवियों पर नजर डालता है। साले बदले, आज के बाद दोबारा कभी इस लॉज में नजर आया ना तो तुझे भी अब्बा के पास भेज दूंगा। ठीक है? और देखता हूँ तुझे तेरी निखत कैसे मिलती है। चल सर 9 अप्रैल को जिस वक्त जमील का मर्डर हुआ था, इम्तियाज की मोबाइल की लोकेशन उस जगह की नहीं थी, लेकिन उस दौरान इम्तियाज का मोबाइल कंदेल स्ट्रीट में रेगुलरली एक्टिव था। चल के देखते हैं। अरे चलो यार। अरे साहब एक मिनट सुन लो ना साहब। अरे बाप की रूह परवाज करते ही तेरे भी पर निकला। चल साहब एक अगर इम्तियाज नहीं है तो कौन हो सकता है? जमील की मौत के पीछे और निखत की गुमशुदगी के पीछे। निखत से तो हमीदा भी नफरत करती है, लेकिन उसके पास मोटिव नहीं है जमील को मारने का। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन को भी चेक किया, कुछ हाथ नहीं लगा। और ये रफीक की कोई लीड मिली? सर अब तक कुछ नहीं, लेकिन वो हमारे रडार में है। खबर मिली है कि उसे चुन्नाभट्टी एरिया में देखा गया। 2 केसेस हैं, जमील की मौत और निखत की गुमशुदगी। इस रफीक का हाथ आना बहुत जरूरी है। अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते रहो। जी सर। सर रफीक का पता चल गया है, चुन्नाभट्टी में छुपा है। बोरा क्या चल रहा था तेरे और निखत के बीच में? साहब माँ कसम किसी को भी पूछो साहब, वो तो अपन की बहन है साहब। बहन? हाँ साहब, वो धंधा करने वाली है और अपन उसके लिए कस्टमर लाता था। वो अब्दुल भी उधर ही मिला था उसको साहब। अब्दुल को वो इतनी पसंद आई, उसने पैसा देकर उसको खरीद लिया। वरना उस बोने से शादी कौन करता? तो तू भाग क्यों रहा था? साहब अपन का माठीपुरा में था और वहां पर छापा पड़ा था, इसलिए कुछ दिन से अंडरग्राउंड था। तो तूने उसे फिर से धंधे पे तो खड़ा नहीं कर दिया? नहीं साहब, नहीं, कसम खाता है साहब। तो फिर फोन पे क्या बातें होती थी तुम दोनों के बीच? साहब वो खुद धंधे में वापस आना चाहती थी साहब, इस वास्ते वो खुद फोन करती थी। अब्दुल ने निखत को इज्जतदार जिंदगी दी, उससे शादी की, दोनों का बच्चा भी हुआ। फिर एक घर गृहस्थी वाली औरत देह व्यापार के दलदल में वापस क्यों जाना चाहती? और इस जमील की मौत का इन सब से क्या लेना देना हो सकता है? शिरकी, इस रफीक की बातों को वेरीफाई करना होगा, ये सच बोल रहा है या झूठ। इससे पूछताछ जारी रखो। मेरा बेटा आतिफ कल रात से गायब है।
कल रात जब मैं 10 बजे सोने गया तो घर पे ही था, लेकिन साहब सुबह उठा तो घर पे नहीं था। मैंने आजू बाजू सब जगह छान मारा, वो कहीं नहीं मिला साहब। आपको किसी पे शक है? जब से उसकी अम्मी निखत गायब हुई है वो बहुत परेशान रहता है, और उसकी चच्ची हमीदा उसे बहुत परेशान करती है साहब। कोई और नहीं मिला तो बिल मुझ पे फाड़ेंगे क्या? साहब, बेटियां पैदा करने पर मुझे बहुत जिल्लत मिली है, लेकिन उसकी भड़ास मैंने सिर्फ बोल के ही निकाली है। तो और कौन पहुंचा सकता है? साहब, अब्दुल भाई। बाप बेटे के बीच में एक दिन भी चैन से नहीं जाता था साहब। अब्दुल भाई ने ही अपने अब्बा को मारा है, और अब्दुल भाई ने ही निखत को मारा होगा साहब। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अब्दुल भाई ने ही आतिफ के साथ कुछ किया होगा। साहब, अब्दुल भाई जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के नीचे है। ए चंडाल चौकड़ियों, यहाँ क्या देख रही हो? हाँ, पढ़। बच्चों, क्या तुम में से कोई भी जानता है कि तुम्हारा भाई आतिफ कहाँ गया है, क्यों गया है? देखो, घबराओ मत, सच बताओ। मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ साहब। वो मेरी जिंदगी है, मेरी पहचान है। उसको नुकसान पहुंचाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता, अब्बा को भी नहीं। और निखत मेरी जिंदगी है साहब। उसने मेरे अधूरेपन को पूरा किया है। गुत्थियां उलझती जा रही हैं। निखत का गायब होना, जमील की मौत, और अब ये आतिफ लापता है। सर एक बात और, जब मैं हमीदा से पूछताछ करने उसके घर गया था तो देखा कि हमीदा बिना मतलब के अपनी बेटियों को डांट रही, और मुझे ऐसे लगा कि उसकी बेटियां भी कुछ छुपा रही। सर मुझे मामला कुछ सस्पिशियस लगा। शिरके, कांस्टेबल पाटिल को इन बच्चियों पर नजर रखने के लिए बोलो। बाहर से खामोश और ठीक दिखने वाले इस घर को अंदर ही अंदर कई कमियों ने जकड़ रखा था। हमीदा ने कभी अपनी बेटियों को सुनने और समझने की कोशिश ही नहीं की, जिसका खामियाजा एक इतने बड़े जुर्म की शक्ल में सामने आया। एक कत्ल की गुत्थी तो सुलझ चुकी थी, लेकिन निखत के साथ होने वाले जुर्म की दास्तां साहब, उधर है वो। साहब, इस औरत को इस घर में आते देखा था, और एक आदमी भी साथ में था। उस आदमी को 2-4 बार तो यहाँ देखा था साहब। इनमें से है वो आदमी? यही है साहब। झूठ बोलता है। तू तो यहाँ बंद था, फिर तेरे इशारे पे किसने मारा उसे? साहब, अप्पू ने नहीं मरवाया उसको। हाँ, ये बात जरूर है कि अप्पू उसको धंधे में वापस लाना चाहता था, पर वो धंधे में वापस आना नहीं चाहती थी साहब। कमाठीपुरा में अपन का धंधा चौपट हो गया था साहब, पर अपन को धंधा शुरू करने के लिए लड़कियों की ज़रूरत थी, और निखत से अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती थी। इसलिए मैंने निखत को मनाया। जब वो नहीं मानी तो मैंने उसको अक्का भिंडी बाजार में बदनाम करने की धमकी दी। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुमको पैसे चाहिए ना? ठीक है, मेरे गहने ले लो, सारे गहने ले लो, लेकिन मुझे दोबारा उस दलदल में मत भेजो। ये सीधी तरह से मान जा, नहीं तो कल सुबह अक्का मोहल्ले के सामने तेरा काला चिट्टा खोल दूंगा मैं। उसके बाद बचाती रहना अपनी इज्जत। जब तेरा बेटा तेरे मुंह पे थूकेगा ना, तो खुद ब खुद चल के आएगी अपन के धंधे में। ये रोना बंद कर, और कल सुबह 6 बजे रायचौर स्ट्रीट के बस स्टॉप पे मिल मुझे। फिर साहब, अपन ने उसको बस स्टॉप पर बुलाया और अपन के साथ चलने को मजबूर किया, और वो मान गई। फिर उसको खोली में बंद करके ज़बरदस्ती धंधे में वापस आने के लिए कहा। साहब, उसके बाद कसम से अपन को नहीं मालूम वो कब भागी और किसने उसको मारा। क्या मिसाल कायम किया एक भाई होने की। इसे तब तक मारो जब तक सारा सच नहीं उगल देता। साहब, बात तो सुनो साहब। सर, निखत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी बॉडी हमें मिलने के 4-5 घंटे पहले ही उसकी मौत हुई। सर, उसकी मौत भी सर पे वार की वजह से हुई। ऐसे घाव तो मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। सर, ये रिक्शा वाला है, निखत से मिला था। कहाँ मिली थी वो तुम्हें? सर, वो जंगल के पास कच्चे रास्ते। इनके मोबाइल में चेक करो कि वो कॉल किसे किया गया था। सर, देखिए उसे। सर, पहले तुमने उसके घुटनों पर वार किया, और जब वो जमीन पे गिर गई तो उसके सर पे मार मार के उसे जान से मार डाला। हाँ साहब, इन्हीं हाथों से मैंने अपनी निखत को मार डाला।
कुछ दिनों से वो मुझसे छुप छुप के फोन पे किसी से बात करती थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था और जिस दिन वो गायब हुई साहब, उस दिन मैंने उसका पीछा किया और जब मैंने उसे रफ़ीक के साथ देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई साहब। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, उसे पकड़ता, वो दोनों एक रिक्शे में बैठे और भाग गए। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, लेकिन वो मुझसे मेरे आतिफ को अलग करना चाहती थी और फिर मैंने निखत को मार दिया। अगर तुम उसकी बात सुन लेते ना तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे यकीन को बचाने के लिए उसने क्या क्या नहीं सहा और कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। अपनी खामी की शर्म से उभरने के लिए, अपने आप को दूसरों की नजरों में उठाने के लिए अब्दुल ने नेकत को बाजार से उठाकर अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। लेकिन शर्म के उसी लावे ने अब्दुल को नेकत की जान लेने पर मजबूर कर दिया। जमील के पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेला था। अब्दुल जैसे इंसान को आबाद देखकर उसे खुद पर जिल्लत महसूस हुई और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अपने ही घर की बच्चियों को निशाना बनाया और नतीजा बच्चियों के हाथों उसका कत्ल। आतिफ की शर्म ने उससे अपने ही बाप पर जानलेवा हमला करवाया और फिर अपने आप को सजा देने के लिए वो घर से भाग निकला। खोखली शर्म और जिल्लत के एहसास ने मजबूत रिश्तों को तहस नहस कर दिया। दूसरों की खामियों पर उंगली उठाना, उन्हें शर्म का एहसास दिलाना, उनकी तौहीन करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी कमियों को टटोल कर उनसे उबरना भी उतना मुश्किल नहीं है। याद रखिए, जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां हमारी खुद की तरफ भी उठती हैं। अपने किरदार, अपनी शख्सियत को बुलंद करने के लिए ऊंचे कद की जरूरत नहीं होती। ख्यालात ऊंचे होने चाहिए, सोच ऊंची होनी चाहिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।